ये उसके सफर हुआ कैसे शुरू? मेरे स्कूल में स्पोर्ट डे हो रहा है, तो मैंने सर को बोला था कि सर मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया सीधा, क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से। या कभी ऐसा भी कोई टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया जब आपको फील हुआ हो कि आप बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है? और आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मेरे अंदर जो मेरे सपने थे वो टूट गए। तो कोच साहब ने मेरे को बोला था, इस गेम के अलावा आपके 3 फेवरेट स्पोर्ट्स गेम, वॉलीबॉल। योर फेवरेट एक्टर, फेवरेट एक्टर तो कोई नहीं है, योर क्रश? तो ऐसा है जो दिख जाए वो क्रश, ना दिखे वो क्रश। ओके, योर फेवरेट फूड? मोमोज। ओके, योर फेवरेट फैमिली मेंबर? पापा। योर गर्लफ्रेंड नेम? पहले आपने टोक्यो में सिल्वर जीता, फिर गोल्ड आया। गोल्ड की उम्मीद थी और गोल्ड के बाद क्या खेल रत्न की उम्मीद थी आपको? स्टार्टिंग में तो बस यही उम्मीद थी कि जीवन अच्छा हो जाए। किसी की भी बात का आपको बहुत बुरा लगा हो? ऐसे मोमेंट रहे हैं कुछ जिसमें भी डिसेबिलिटी को लेकर सवाल हुए। तो इंजरी से जैसे आपने खुद को उबारने की कोशिश की, क्या लाइफ का यही सबसे वीक पॉइंट था आपकी? मैं स्विट्जरलैंड गया था फर्स्ट टाइम, मैंने कोई नेशनल नहीं खेला था, स्टेट नहीं खेला था, बाकी तो चीजें आप बात में। मोदी जी से मिले, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? एशियन गेम्स में जब लेते हम, तब मैंने एक प्रॉमिस किया था कि सर इस बार पेरिस में गोल्ड होगा। गिरकर उठना और फिर मुस्कुराना, हर दर्द को अपनी ताकत बनाना, ये कहानी है उनकी जिनके हौसले कभी झुकते नहीं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही शख्स हैं जिन्होंने जिंदगी की हर चुनौती को हरा दिया और बता दिया कि असंभव कुछ भी नहीं है। आज द कांक्षा शो में हम ऐसे ही एक शख्स से आपको मिलवाएंगे। उनकी जिंदगी के जितने भी चैलेंजेस रहे हैं उनकी भी बात करेंगे, उनके सफर की बात करेंगे, उनके जज्बे की बात करेंगे। आइए स्वागत करते हैं पैरालंपिक पदक विजेता प्रवीण कुमार का। आपका बहुत स्वागत है प्रवीण। थैंक यू। सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, गोल्ड जीतने के लिए ही नहीं, अब तो आपको सबसे बड़ा खेल का पुरस्कार मिलने जा रहा है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड, उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं। पहला क्वेश्चन आपसे यही कि कैसा फील हो रहा है अभी जो मुझे खेल रत्न मिल रहा है? हाँ, जब मैंने 230 मेरे पास कॉल आई थी गुस्सा की, जब उन्होंने मेरे को बोझा लिस्ट भेजी और मेरे को बोला कि तेरा हो गया है, तब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि हमने 1 साल पहले प्लानिंग्स की थी कि हम एशियन में गोल्ड जीतेंगे, वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड जीतेंगे, फिर पैरालंपिक्स में गोल्ड जीतेंगे, तब हमें खेल रत्न मिलेगा। लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हो नहीं पाया क्योंकि इंजरी हो गई थी। अच्छा। और वो पेरिस पैरालंपिक के 3 महीने पहले भी इंजरी थी और मेरे को 2 हफ्ते पहले भी इवेंट से इंजरी थी। उसमें भी मैं ऐसा था कि खेलेंगे, लेकिन जब सारी चीज़ें हो गई ठीक, जब हमने नाम दिया तो हम 90% श्योर थे कि अब हो जाएगा। अच्छा। चीज़ें कुछ छोटी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप की वजह से छूट सकती हैं, लेकिन हो जाएगा। और जब मुझे देखने को मिला तो मेरी फैमिली बहुत खुश हो गई ये सब चीज़ सुन के कि स्पोर्ट्स में ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है खेल रत्न। और ये जो अवार्ड मुझे मिल रहा है अभी 17 जनवरी को, तो ये मुझे और मोटिवेट कर रहा है मेरे आने वाले गेम्स में और अच्छा करने के लिए। लेकिन प्रवीण, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था कि पहले आपने टोक्यो में सिल्वर जीता, फिर गोल्ड आया, गोल्ड की उम्मीद थी और गोल्ड के बाद क्या खेल रत्न की उम्मीद थी आपको? स्टार्टिंग में तो बस यही उम्मीद थी कि जीवन अच्छा हो जाए। ये सफर हुआ कैसे शुरू? जब मैं 9th में था, तो तब मैंने देखा मेरे स्कूल में स्पोर्ट डे हो रहा है। अच्छा। अब स्पोर्ट डे वो एबल बॉडीज के साथ था, नॉर्मल पर्सन उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, तो मैंने सर को बोला था कि सर मुझे पार्टिसिपेट करना है, तो उन्होंने मुझे मना कर दिया सीधा, क्योंकि डिसेबिलिटी की वजह से। अच्छा। अब वो जब मेरे को सुनने को मिला तो वो चीज़ मेरे को कहीं ना कहीं हर्ट कर गई कि मुझे क्यों रोका गया। अब एक डिसेबल पर्सन को आप ये बोलो कि तू डिसेबल है तो उसको समझ में नहीं आएगा। आप उसको हर एक चीज़ पे जब वो कदम रखे आप उसको रोको और उसको बोलो कि डिसेबल बेटा तेरे से नहीं होगा, तब उसको समझ में आया कि डिसेबिलिटी का मीनिंग ही है, क्योंकि मुझे रोका जा रहा है। तब सर ने मना किया, फिर मैंने फैमिली को बोला, थोड़ा परेशान हो गया था। और फिर टीचर्स को, जैसे प्रिंसिपल मैम से बात होगी तो प्रिंसिपल मैम ने बोला ठीक है मैं बोलती हूँ पीटीआई में सर को। उसके बाद जब स्टार्ट हुआ गेम तो क्या था, उसमें एंट्री भी पहले हो चुकी थी 2 वीक पहले, तो मैं 1 दिन पहले एंट्री करा रहा था, तो वो एंट्री के लिए मना कर दिया मैडम को पीटीआई सर ने कि मैम एंट्री हो चुकी है। ओके। तो इसकी अब हमें डायरेक्ट एंट्री डालनी पड़ेगी, तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। फिर मैडम ने बोल दिया कि कोई बात नहीं अब करो,
इसको खेलना है। मैडम ने वैसे मेरे को देखा नहीं था, बस मेरे नाम से पता था कि प्रवीण पार्टिसिपेट करना चाहता है, उसकी कॉल आई है। बाय फिजिकली मुझे देखा नहीं कि मैं कैसा हूँ। अच्छा। उन्होंने बोला कि ऐसे ये इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, इसको प्रॉब्लम हो गई तो मैंने बोला सर मैं लेता हूँ, रिटन में आप लिख लो, मैं लेता हूँ। मैंने उसमें कम्पीट किया, मेरा हाई जंप इवेंट मैंने चूज किया था उसमें। तो कुछ बच्चे जानते थे कि ये हाई जंप अच्छा करता है, क्योंकि मैं स्पाइकर था, मैं वॉलीबॉल खेलता था उनके साथ। अच्छा। सभी के साथ मैं स्पाइकर था, डिफेंस भी करता था उसमें और लिफ्ट भी करता था, सारी चीजें मैं करता था वॉलीबॉल में। तो उनको पता था ये अच्छा खेलेगा इसमें इवेंट में। तो उन्होंने रोका, फिर ऑब्जेक्शन उठा दिया जिसमें पहुंचा हाई जंप पिट पे। तो फिर बोलने लगे कि नहीं सर ये क्यों खेलेगा सर, ये तो डिसेबल है, आप इसको क्यों खिला रहे हो। तो वहाँ पे जो रेफरी थे जो करा रहे थे, उन्होंने बोला कि आप क्यों डर रहे हो, तो डिसेबल है, कहाँ कितना कूदेगा, 2 फीट 3 फीट 4 फीट लास्ट, तुम 5-5 6 फीट वाले हो। तो वो मेरा पहला कॉम्पिटिशन था 9th में, जिसमें मैंने अपना पहला गोल्ड जीता था। ओके, तो फिर आपने उनसे बाद में मुलाकात की जाकर, आपके टीचर से? जिनको उम्मीद नहीं होती है तो फिर वो तो वाह वाह करते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन अब प्रवीण आप गोल्ड जीत चुके हैं, खेल रत्न अब आपको मिलने जा रहा है, और ये वाला जो सिनेरियो आपका रहा, जो अभी आपने स्टोरी बताई, आपके पापा का रिएक्शन क्या था? मुझे लगता है पेरेंट्स को बहुत दुख होता है अगर बच्चों के साथ इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। पापा ने सपोर्ट किया आपको? हाँ, मेरी फैमिली ने मेरे पे आज तक कभी दबाव नहीं डाला कि तुझे ये बनना। हाँ, मेरी फैमिली ने हमेशा बोला कि जो तेरा मन करे वो कर। अच्छा। एंजॉय करना है एंजॉय कर, अपना घूमना है फिरना है, या तुझे स्पोर्ट्स करना है स्पोर्ट्स कर। पापा का सपोर्ट अभी तक कैसा रहा जब आप आगे बढ़ना चाहते थे? अच्छा, पूरा सपोर्ट करते हैं वो मेरे पे, मतलब आंख बंद करके विश्वास करते हैं कि हाँ ये लड़का को जो भी करेगा सही ही करेगा, गलत नहीं करेगा। तो मैं उनकी चीजों का ध्यान रखता हूँ। अभी जब आप पेरिस पैरालंपिक खेल रहे थे, तो उस वक्त क्या मन में आया कि गोल्ड जीत कर ही लाना है, या फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि किस्मत पर छोड़ दिया? एक वक्त आया था 3 महीने पहले, जब मेरी इंजरी हो गई थी। अच्छा। तब मैं और अंकुर भैया जो हम साथ में रहते हैं, हाँ, वो भी तैयारी कर रहे थे पेरिस पैरालंपिक्स की। ओके। तो उनका क्या हुआ कि उनके हैमस्ट्रिंग में इंजरी हो गई, उसकी वजह से उन्होंने 1-2 वीक ट्राई किया, ट्रेनिंग की स्टार्ट किया, अपनी परफॉर्मेंस भी देखी, तो उन्होंने मना कर दिया कि प्रवीण मेरे से नहीं हो पाएगा। मैंने उनको बोला कि एक बार देख लो, ठीक हो जाए तो। मैंने उनको कुछ चीज़ें नहीं बताई थी कि मुझे इंजरी हो गई है, मेरे कॉम्पिटिशन बेकार हो रहे हैं, मेरी परफॉर्मेंस डाउन चल रही है। तो जब मैंने उनको ये सब चीज़ें बताई बाद में, तो उन्होंने, मतलब मैंने आज बताया तो वो बंदा कल फ्लाइट करके मेरे पास आ गया। ओके। कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, हम दोनों संभाल लेंगे। मैंने अपनी फैमिली को 3 महीने के लिए घर पे भेज दिया। अच्छा। अब मैं और अंकुर भैया दोनों घर पे। मेड आती थी, वो खाना बनाती थी। हमारा ऐसा शेड्यूल हो चुका था कि हमें इंजरी को भी ठीक करना था, और इंजरी को ठीक करते करते अपनी परफॉर्मेंस को भी पीक लेवल पे लाना था। ओके। तो वो अपने पास बस 1.5 मंथ बचा था। अच्छा। 1.5 महीने में ये सारी चीजें करनी थी। हमने मैं, कोच साहब और अंकुर भैया साथ में बैठे, हमने 1.5 महीने पहले प्लान किया कि एक काम करते हैं, इसको रिहैब भी करते हैं साथ में, ओके, और इसको ट्रेनिंग पे भी लोड देते हैं। अगर ये जिस दिन ठीक होगा पैर तो उस दिन लोड दे देंगे, जिस दिन ज्यादा पेन है तो उस दिन नॉर्मल वर्कआउट कर लेंगे, लेकिन वर्कआउट नहीं छोड़ेंगे जिससे प्रॉब्लम नहीं आए आगे। वैसे हमने चीजों को बैलेंस करके चले। धीरे धीरे लास्ट में आते आते जब मैं 24 अगस्त को गया, तब भी मेरे 90% ठीक हो चुका था, 10% पेन था। अच्छा। मेरे पंजे में वो इंजरी हुई थी, शॉर्ट पुट लग गया था मेरे पैर में, जिससे मैं टेक ऑफ करता हूँ। अच्छा। जिससे मैं जंप लेता हूँ उसी में, हाँ, ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। तो उसकी वजह से वो इंजरी मेरी 3 महीने तक चली थी। ओके। जब मैं 24 को गया तो माइंड में चीजें थी, यार कैसे होगा, क्योंकि 2 कॉम्पिटिशन मेरे खराब हो चुके थे। मतलब मैं मोटिवेटेड नहीं था अपने कॉम्पिटिशन को लेके कि हाँ मैं अच्छा कर दूंगा। वो अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। ये ऐसा था कि यार ये कॉम्पिटिशन बिगड़ नहीं जाए। तो अंकुर भैया से बात की आपने इस बारे में? हाँ, हम डेली बात करते थे। अच्छा। मैं जैसे पेरिस पहुंचा तो हम वहाँ पे भी हमें 5-6 सेशन मिले थे जंप करने के लिए। हमने अपने आप को तैयार किया, मैंने अपना कॉन्फिडेंस ही बढ़ाया उन चीजों में। जो भी मैंने सेशन लिया, अपना 2 मीटर प्लस जंप लिया, फिर 2.5 किया थर्ड सेशन में, और जो लास्ट का सेशन था वो मैंने 2.10 अपना पर्सनल बेस्ट करके सेशन में ही, अच्छा, कंपटीशन से 2 दिन पहले अपना पर्सनल बेस्ट किया, और मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ अब हो सकता है कि हमें गोल्ड मिल सकता है। तो एकदम ये मोटिवेशन कैसे आई फिर? वो चीजें, कुछ चीजें होती है ना बैकग्राउंड में चलती हैं कि फ्यूचर खत्म हो गया, अब खत्म है, 2-3 कॉम्पिटिशन बिगड़ चुके कि ये अय्यासी में आ गया, मौज मस्ती में चल रहा है, अब नहीं होगा इसका।
लेकिन एक्चुअल चीजें उस इंसान को पता था जो उसके साथ चलती है, कि वो अपनी चीजें कुछ ही लोगों को बताता है जिनसे उन्हें हेल्प मिलती है। हाँ। मैंने अंकुर भैया को बताया था, मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया था क्या प्रॉब्लम चल रही है मेरे साथ। अच्छा। मेरा ऐसा है कि मेरे को कोई भी कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, मैं अपनी फैमिली को परेशान नहीं करता हूँ, मैं अपने आप झेल लूंगा, अपने आप से कर लूंगा कंट्रोल। मेरा ऐसा रहता है ज्यादा टाइम। तो 1 महीने पहले मेरी फैमिली को पता चला तो उनको बहुत दुख हुआ। अब मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी फैमिली को इतना समझाऊं, क्योंकि मैं अपने माइंड को ही सेट कर रहा हूँ। हाँ। क्योंकि ऐसा होता है स्पोर्ट्स में, जब हम अपने आप को खुश नहीं रखेंगे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, तो वो कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता है, और हमारा जो माइंड होता है वो अलग चीजों में लगता है। हाँ। जिसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस पे असर पड़ता है। मेरे को अपने आप को खुश रखना था और अपने आप को बिजी रखना था ट्रेनिंग में, और अपने को रिहेब भी करना था। तो उसके लिए मैं फैमिली की कोई प्रॉब्लम या वो परेशान है, ये भी चीज मेरे माइंड में आई तो वो भी मेरे लिए नुकसानदायक थी उस टाइम। अच्छा। तो बात करते थे फैमिली से उस टाइम पे भी काफी? हमारा नाइट में था, 8 बजे कॉल आएगी, ओके 2 मिनट बात होंगी, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो, बस। ना घर की आपको सुननी उस टाइम, क्या कलेशन आप अपनी उनसे शेयर करते थे? कुछ नहीं। अच्छा। बस ऐसा था, ऐसा चलता था हम दोनों के बीच में, बस कॉम्प्रोमाइज। मम्मी से ही बात नहीं होती ज्यादा। अच्छा। मम्मी भी बस हाँ ठीक है, बढ़िया चल रहा है, बस। अच्छा, जब ये इंजरी का 1 महीने पहले फैमिली को पता चला, फिर उनका क्या रिएक्शन था तब? वो थोड़े उसमें आ गए थे कि अब आएगा गोल्ड, नहीं आएगा, कैसे करेगा। हाँ। अब चीजें ठीक नहीं हुई तो उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि बेटा तू अपने कोशिश कर, अगर बाई चांस नहीं हो तो दुखी मत हो ना, खुश रहना कि ठीक है कोई बात, नेक्स्ट टाइम देख। हाँ। तो इंजरी से जैसे आपने खुद को उबारने की कोशिश की, क्या लाइफ का यही सबसे वीक पॉइंट था आपकी, कि आपने खुद को बहुत कमजोर फील किया हो, या कभी ऐसा भी कोई टर्निंग पॉइंट आपकी लाइफ में आया जब आपको फील हुआ हो कि आप बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है या बहुत खुद को कमजोर फील कर रहे थे? ऐसा एक मोमेंट आया था 2018 में जब मैंने स्टार्ट किया था गेम। अच्छा। तो मेरा फर्स्ट कंपटीशन था जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप स्विट्जरलैंड। मैं स्विट्जरलैंड गया था फर्स्ट टाइम, मैंने कोई नेशनल नहीं खेला था, स्टेट नहीं खेला था। मैं अपनी कैटेगरी को कराने के लिए गया था स्विट्जरलैंड, क्लासीफाई। अब पैरा स्पोर्ट्स में एक कैटेगरी दी जाती है हर एक पर्सन को, जिसमें वो कम्पीट करता है। अब मैं T42 कैटेगरी में वहां पर गया था उस हाई जंप में। ओके। और वो मेरी वहां से रूल बुक की वजह से वो चेंज होगी T44 क्लास। ओके। जो कि अभी तक हाई जंप की पैरालंपिक में सबसे हार्ड क्लास है। अच्छा। सबसे हार्ड। ओके। जिसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 2.19 मीटर है, और जिसमें मैं खेलने के लिए गया था उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड 1.96 मीटर था। अच्छा। तो वो 24-25 सेंटीमीटर का डिफरेंस है, लाइक ऑलमोस्ट इतना। हाँ। तो जब मुझे पता चला मेरी क्लास चेंज हो गई है, तो मेरे में एक हैबिट है कि मैं जब मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं होता है तो मैं गूगल पे सर्च करता हूँ या फिर लोगों से बात करता हूँ, पूछता हूँ, उसको पता लगाता हूँ। जब मुझे पता चला कि T44 क्लास हो गई है, मैंने तुरंत अपना देखा, यार इतना है, इतना डिफरेंस है, कैसे होगा। तो माइंड से फिर स्पोर्ट उतर चुका था कि अब नहीं होगा यार, इतना अच्छा। इतना तो डिफरेंस कैसे भी कवर नहीं होने वाला है। तो फिर मैं परेशान था उस टाइम पे। मुझे 2 बजे पता चला दिन में कि तरीके की क्लासिफिकेशन ये T44 होगी, कंफर्म होगी, 90% कंफर्म होगी। उन्होंने बोला था कि हम एक बार कंपटीशन में ऑब्जर्व कर लेंगे, लेकिन 90% है तो है। अब मुझे सुबह तक मैं सोया नहीं, मॉर्निंग में 5 बजे तक मैं सोया नहीं, एक खिड़की के सामने बैठा हुआ था और आंखों से आंसू निकल रहे थे कि मेरे अंदर जो मेरे सपने थे वो टूट गए। कि मैं क्या सोच के आया था कि मैं ये करूंगा, पापा से ये बोल के आया था, अपनी फैमिली से बोल के आया था, लेकिन स्टार्ट करते ही वो ऐसा बैक गियर लगा था कि जिसको मैं कंट्रोल करूं या फिर उसको फाइट करूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था। मैं बस सोच रहा था क्या होगा, इतना तक सोच लिया था कि मैंने घर जाकर अपना खेती बाड़ी करेंगे, पापा की हेल्प करेंगे, इतना सोच के मैं आगे बढ़ा था। फिर सुबह 5 बजे कोच साहब की कॉल आती है। तो कोच साहब ने मेरे को बोला था, कोच साहब ने एक चीज़ बोली थी उस टाइम पे कि बेटा जो चीज़ आसानी से मिल जाए उसका अपने माइंड में वो नहीं होता है कि हमें ये कैसे मिली है, उसकी अहमियत नहीं होती अपने माइंड में, जो चीज़ आसानी से मिल जाती है। लेकिन फाइट करके वो चीज़ जो आपको मिले तो आप अहमियत रखोगे कि हम मैंने ये ऐसे कमाई, उसको कमाना बोलते हैं। जो हमें फाइट करने से, स्ट्रगल करने से, सेक्रीफाइस करने से मिलती है, खून पसीने से मिलती है, उसको कमाना बोलते हैं। जब वो चीज़ मेरे माइंड में तब तो आई थी कि ऐसा ठीक है चलो देख लेंगे क्या कर रहा है,
मतलब मेरा माइंड थोड़ा सेट था कि मैं घर जाके अपना खेती बाड़ी करूंगा, मुझे नहीं करना स्पोर्ट्स। मैं 2-3 महीने घर पे रहा, मैं आया नहीं दिल्ली वापस। कोच साहब की डेली कॉल आती थी कि बेटा तू आ जा वापस, ट्रेनिंग स्टार्ट कर ले, अपने को ये चीज करनी है। 2019 में एक वर्ल्ड चैंपियनशिप है सीनियर की, उसमें ओलंपिक क्वालिफाई हो जाएगा। अब मेरी फैमिली मेरे को बोलने लगी, मेरे को फोर्स किया कि बेटा तू चले जा, कोच की कॉल आ रही है। फिर मैं कोविड में चला गया, कोविड आने से कोई 1-2 महीने पहले चला गया। 2-3 महीने अपना वर्कआउट चला सही, फिर कोविड आ गया। अब कोविड में प्रॉब्लम आई, मेरे को 2 बार कोविड हो गया। अच्छा। कोविड होने के बाद भी हमने वर्कआउट नहीं छोड़ा, फिर भी करते रहे अपने पार्क में जाके, क्योंकि दिल्ली पूरा बंद था, अपना स्टेडियम भी खुला नहीं था। और फिर भी हम पार्क्स में जाके, एक सेंटर सेक्रेटरीट ग्राउंड है, एक नेहरू पार्क है, वहां पे जाके अपना ट्रेनिंग कर रहे थे। वो भी हम अपना लाइक होता ना एक हाइड एंड सीक वाला, वो वाला गेम चल रहा था। पुलिस से दुबक के जाना, अपना पीछे पीछे निकल जाना, और पुलिस जहाँ पकड़ लेती थी भाई वो सीधा वो ऐसा चल रहा था। बट हमने कंट्रोल किया, फिर भी अपने आप को रखा। फिर धीरे धीरे जब मेरी वर्ल्ड चैंपियनशिप आई, जिसमें मैंने 1.92 मीटर किया था, मेरा ओलंपिक क्वालिफाई हो गया। अच्छा। उसकी बाद से मेरा माइंड एक तरह से वो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो चुका था कि अब हो सकता है। जब तू अपना एक पैरालंपिक क्वालिफाई कर सकता है तो तू मेडल भी जीत सकता है। वहां से फिर वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला गया धीरे धीरे। फिर टोक्यो में सिल्वर, फिर एशियन गेम्स में गोल्ड, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज, अभी पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड। फिर मैं पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। तो आपके कोच हमेशा आपके साथ रहे? हाँ, वो मेरी एक तरह की बैकबोन है। अच्छा, तो अभी जब जैसे आपको गोल्ड मिला, उनका क्या रिएक्शन था? मैंने एक क्लिप देखी थी जिसमें 2.08 जब मैंने लगाया था, तो हाँ। वो जैसे जब लगा था ना फर्स्ट टाइम में, हाँ। तो वो भी थोड़ा शॉक्ड हो गए थे कि ये क्या हो गया। अच्छा, उनको भी मतलब एक्सपेक्टेशंस नहीं थी? मतलब एक्सपेक्टेशन थी, पर माइंड में था कि कर लेगा, लेकिन हाँ। डर था पिछले 2 कंपटीशन का कि वो खराब हो चुके थे, इसके पेन ना उखड़ जाए। अगर पेन उखड़ेगा तो कंपटीशन खराब हो जाएगा। क्योंकि पिछले 2 कंपटीशन में ऐसा ही हुआ था कि मेरा पेन उखड़ा था, जिसकी वजह से मेरा ओलंपिक क्वालिफाई करना बहुत भारी हो गया था। तो अच्छा, जब जैसे ही आपने गोल्ड जीता, सबसे पहले माइंड में क्या आया? किसको फोन करने? कोच साहब से बात हुई। हाँ। मैं बाहर निकला कंपटीशन से बाहर, तो कोच साहब ने सीधा सीधा आए, दे तेरी फैमिली है कॉल पे है। तो वो बहुत खुश थे, लाइक सबको बता रहे थे ऐसा ऐसा हमने कर दिया है, मतलब हाँ। जो सोचा था हमने वो देखो करके दिखा दिया। हाँ। तो मैंने फैमिली से बात की, फिर मैंने अपना मेरा डोप का टेस्ट था, डोप टेस्ट हो रहा था, मैं अंदर गया, मैंने फोन मांगा सर फोन देना। मैंने अंकुर व्या को कॉल किया था सीधा। अच्छा, क्योंकि वो 3 महीने मेरे साथ थे, उनको पता था सही से हाँ, क्या चल रहा है। ओके, चीजों को हम 2 ही लोग संभाल रहे थे। कुछ हमारी ट्रेनिंग का देख रहे थे, बाहरी चीज जो भी कि तू गया नहीं गया वो ऑब्जर्व कर रहे थे ऊपर से, लेकिन अंदर की चीजें हम दोनों संभाल रहे थे। कि हम अपने आप को अपनी मेंटली कैसे परेशान हो रहे थे, कैसे सोच रहे थे। अच्छा, जब आप थोड़ा सा मेंटली परेशान रहते थे, तब माइंड में क्या आता था? कैसे आप खुद को नॉर्मल करते थे उस सिचुएशन में? मैं उस टाइम पे वो चीजें ज्यादा करता हूँ जिस चीज से मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे मैं गेम खेलने लग जाता हूँ, या फिर मैं ऐसे लोगों के पास बैठता हूँ जिनके पास बैठने से मुझे अच्छा लगता है। ओके, या अकेला बैठ जाता हूँ जिससे कुछ चीजें समझ में आती है कि ये गलती है यहाँ। रिश्तेदार खुश हुए आपके गोल्ड आने से? वो तो खुश होंगे। और आपके पड़ोसी? देखो, स्टार्टिंग में तो सब, एक डिसेबल पर्सन किसी की फैमिली में हो तो सब बुरा ही करते हैं। आपको ऐसा कभी मतलब हुआ फील आपके रिश्तेदारों से, आपके पड़ोसियों से, आपके दोस्त जो हाँ। जिनके साथ आप रहते थे? वो माइंड में सारा सेट था कि कौन सा इंसान कहाँ सोचता है, कितना सोचता है मेरे बारे में। अब मेरा एक ऐसा है कि मुझे किसी ने डिसरिस्पेक्ट फील कराया तो मैं उससे कुछ नहीं बोलूंगा, अपने काम पे और ज्यादा फोकस करूंगा, और वो ऐसा उस काम में अपना ऐसा कुछ करूंगा कि वो बंदा खुद आके आपको रेस्पेक्ट दे। अच्छा, जब मेडल हाथ में पकड़ा, कैसा फील हुआ उस टाइम? वो एहसास क्या था? वो फीलिंग तो अलग थी। जब मैंने हाँ। मेडल को देखा ऐसे, मैंने बोला था यार तेरे लिए बहुत मेहनत की। अच्छा, और अभी खेल रत्न की क्या तैयारी है? अभी खेल रत्न बस माइंड में चल रहा है, जाके बस कैसे मिलना है। अच्छा, तो पेरेंट्स साथ में रहेंगे वहां पर? कोच साहब तो रहेंगे। ओके। और फैमिली में से भाई बोल रहा था इस बार जाने की, तो शायद वो जा सकता है। अच्छा, तो कभी मतलब आपकी फैमिली आपके साथ रही जब ऐसे सिचुएशंस आई? पहले ठीक है आप पेरिस थे तो तब तो कोई मेरी फैमिली हाँ। को ज्यादा वैसे फर्क नहीं होता है कि
आदत पड़ गई अब। नहीं उनको तो? पहले से भी मतलब नहीं है कि मैं प्रवीण के साथ जाके मोदी जी से मिलूं या फिर राष्ट्रपति जी से मिलूं, उनका वैसे कुछ नहीं रहा है। वो तो अपना ऐसे कि मेरा बेटा जीत के आएगा, मैं उसी में खुश, मैं उसी से मिलूं जाके। बाकी चीजें तो आप बात की मोदी जी से मिले, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? मोदी जी सर को मैंने एक बार एशियन गेम्स में जब लेते हम, तब मैंने एक प्रॉमिस किया था कि सर इस बार पेरिस में गोल्ड होगा। अच्छा। और ये मेरे से ये प्रॉमिस लिया था, तो बस ये चीज बतानी थी उनको जाके, वो खुश हाँ। हुए। अच्छा, तो अभी योगी जी से भी आपकी मुलाकात हो गई है? हाँ, वो तो उनसे पहली बार मुलाकात हुई कि पहले भी आप मिल चुके थे? तीन चार बार हम पहले भी मिल चुके हैं। अच्छा, और तो विद फैमिली? इस बार हम विद फैमिली मिले थे। अच्छा। एक अलग उन्होंने रूम लिया हुआ था। हाँ। उसमें बस हमारी फैमिली थी और योगी सर थे, तो मेरी फैमिली खुश थी। अच्छा, हाँ, मैं अभी पूछने वाली थी, क्योंकि मतलब एक आम इंसान के लिए इतना इजी नहीं है कि आप सीएम से मिल पाए। तो पापा मम्मी का, या जैसे भाई भाभी आपके, बहन है, उनका मतलब कैसा रिएक्शन था? बाद में बातचीत भी आपकी हुई होगी घर के लोगों से इस बारे में? जैसे हम एंट्री ली थी उन्होंने अंदर, हाँ, तो उन्होंने मम्मी जी को तो साइड में खड़ा कर लिया था, माता जी आप यहाँ पे आ जाओ। अच्छा। ओके। तो उनका बिल्कुल ऐसा था कि हाँ बढ़िया, खूब खोल के बात की उन्होंने। हाँ। अब मैं, कोच साहब, अंकुर भैया, हाँ। और मेरी फैमिली, हाँ। हम मिले थे सारे लोग। अब वहां पे मतलब हमें ऐसा फील नहीं हुआ कि यार बंदा वैसे कर रहा है कि यार जल्दी करो, निकलो हाँ। जल्दी, हाँ जी हाँ ठीक है, ऐसा नहीं था। उन्होंने आराम से बात की आराम से आपसे? बैठ के बात की। अच्छा। पूछा कितनी मेहनत हुई है, कैसे किया था, क्या हाँ, था। हाँ, 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 हाँ। फिर उन्होंने फोटो क्लिक किए, सारी चीजें करके जब बाहर आए तो मम्मी पापा सब खुश थे। अच्छा। अच्छा लग रहा है। तो प्रवीण जी, अब आपका कोई सपना ऐसा है जो अधूरा रह गया है कि अभी ये करना और बाकी है, ये और कर लूं तो सब सेट हो जाएगा? अभी तो बहुत सारे सपने, जैसे अब तो खेल रत्न मिल जाएगा, फिर आगे की प्लानिंग क्या स्पोर्ट्स है? में तो है ही, स्पोर्ट्स में मेरे हैं, और स्पोर्ट्स के अलावा भी बहुत सारे सपने जो कि मुझे पूरे करने हैं। अच्छा। बिजनेस में भी जाना चाहता हूँ मैं, चीजें हाँ। अभी स्टार्ट की हैं। हाँ। दुआ रही तो भगवान की जल्दी पूरा हो जाए। अच्छा, तो किसी और गेम में भी आपको इंटरेस्ट है क्या इसके अलावा? नहीं, बस यही? वॉलीबॉल में ज्यादा खेलता हूँ। अच्छा, आप शायद पहले तो वॉलीबॉल ही खेलते थे, मुझे लगता है ना? स्टार्टिंग आपकी आज इसी मॉर्निंग से? में वॉलीबॉल खेल गया। अच्छा। अपना 3-4 घंटे वहाँ पे अपना दिए वॉलीबॉल को, तब वहाँ से आया। तो मतलब क्या डेली ऐसे यही रूटीन है डेली कि सुबह आप मुझे जाते जब भी टाइम मिले, जैसे मुझे सैटरडे संडे मुझे छुट्टी मिलती है अपने स्पोर्ट्स से। सैटरडे मॉर्निंग में अपना ट्रेनिंग करो, अपना सैटरडे शाम को, और अपना संडे पूरा रेस्ट होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मेरा माइंड होता है कि अब मैं निकल जाऊँ थोड़ा अपना गाँव की तरफ। हाँ, दोस्त यारों के साथ अपना वॉलीबॉल खेलूँ। ऐसा नहीं रहता कि मैं दोस्तों के साथ घूमूं या फिर ट्रैवलिंग करूं। हाँ। ये ऐसा नहीं, बस जाके स्पोर्ट्स उनके साथ खेल। ठीक है, अब एक हम भी गेम खेलते हैं, आपको आंसर करना है फटाफट से। ठीक है। इस गेम के अलावा आपके 3 फेवरेट स्पोर्ट्स गेम? वॉलीबॉल। ओके। योर फेवरेट एक्टर? फेवरेट एक्टर तो कोई नहीं है। एक्ट्रेस? योर क्रश? क्रश तो ऐसा है, जो दिख जाए वो क्रश, ना दिखे वो क्रश। ओके। मेरा मतलब ऐसा नहीं रहा कि मैं लाइक क्रश के बारे में ज्यादा सोचूं, क्योंकि क्रश तो अपना पहले से वो हाई जंप को पेरिस पैरालंपिक का गोल्ड ही था, उसके सामने सारी फीकी हो जाती। अच्छा, जैसे ही अवार्ड मिला तो क्या ऐसा था क्योंकि पेरेंट्स से पहले किसी ऐसे को कॉल करूं या ऐसे से बात हो जाए कि मतलब एकदम आपका भी दिल धड़क जाए? नहीं, ऐसा कोई नहीं रहा। ठीक है, वापस आते हैं गेम पे। ठीक है, ठीक है, वापस से हम करते हैं। ओके, योर फेवरेट फूड? योर फेवरेट फूड? मोमोज, जब मुझे टाइम मिलता है, क्योंकि वो भी अपना ट्रेनिंग में डाइट में होता नहीं है। अच्छा। लेकिन जब गेम्स हो जाए, हाँ, उसके बाद 2-4 दिन अपने को मिलते हैं, उसमें मोमोज खाता हूँ। ओके, योर फेवरेट फैमिली मेंबर? पापा। पापा मम्मी। योर गर्लफ्रेंड नेम? ओके, ओके। ठीक है। तो अच्छा, अभी जैसे लाइक टाइम आपका फ्री रहता है, हाँ, हम वापस से डिस्कशन पे आते हैं। लाइक आपका टाइम फ्री रहता है गेम के बाद, क्या करते हो आप? बीजीएमआई खेलता हूँ। अच्छा, उसमें काफी ओके। उसमें इंटरेस्ट है आपका? हाँ, वो खेलता हूँ, मेरे को फ्री टाइम मिला अपना, मैं 2-3 घंटे उसमें बिताऊं, जिससे माइंड सेट रहे। अच्छा। जब मैं खाली बैठा रहूंगा 10 तरह का माइंड चलता, घूमने चलो, दोस्तों के साथ चलो, पार्टी चलो, वो चलो। हाँ। वो चीजें नहीं होती। अपना गेम खेला, दोस्त आए, गेम स्टार्ट हुआ, अपना थोड़ा वो भी हो जाता है, होता है ना एक
अलग तरह दोस्त के वो टॉन्ट आते हैं, गालियां, फिर वो स्टार्ट हो जाती हैं बीच में। फिर वो धीरे धीरे चीजें अपना लगता है कि हाँ अभी भी हम जमीन से जुड़े हुए हैं, कहीं नहीं। हाँ ये तो है, ये तो सच बात है। वो फीलिंग लेने के लिए मैं गाँव भी चला जाता हूँ, दोस्तों के साथ घूमता हूँ कि अच्छा लगे। हाँ, तो सुकून गांव में मिलता है या फिर यहाँ दिल्ली रह के सुकून मिलता है? मेरा कहीं भी ज्यादा मन नहीं लगता है। अगर ट्रेनिंग चलती रहे तो वहाँ पे मन लगेगा। अच्छा। और ट्रेनिंग नहीं चल रही तो 2-4 दिन में बोर हो जाता हूँ, गाँव से भी, दिल्ली से भी, हर जगह से। तो क्या जैसे गांव से आप निकले जब 2018 में आपने गांव छोड़ा मम्मी पापा को, तो थोड़ा इमोशनली रहा ऐसा कि घर वालों से अब अलग रहना पड़ेगा, या फिर लगा कि नहीं मतलब अगर अपना गोल अचीव कर लूंगा तो उससे बड़ा गिफ्ट पेरेंट्स के लिए भी कुछ नहीं हो सकता? अब मैं एक बार मम्मी पापा और मेरा भाई सचिन, अच्छा, दोनों बैठ के, मैं जब 9th में था तो बैठ के वो बस मैं कंबल ओढ़ के पड़ा हुआ था रात को 9-10 बजे के आसपास, वो बैठ के दोनों डिस्कशन कर रहे थे कि इसको क्या बनाना है। अच्छा। मेरे पापा जी बोलते हैं इसको डॉक्टर बनाएंगे, डॉक्टर लाइन में जोड़ेंगे, क्योंकि 10th के बाद अपने को साइड चूज करनी थी। और मेरा भाई बोलता नहीं इसको बैंकर बनाते हैं। ओके। अब मेरे को आधा घंटा सुनते सुनते ये चीजें हुई, उनमें आपस में बहस हो रही है। हाँ। मैंने से कंबल को फेंका अच्छा। और बोला मैं स्पोर्ट्स पर्सन बना। अच्छा। मैंने बोला मुझे इस चीज में जाना है और ये करना है। वो हंस के बोले ठीक है तू कर ले, ठीक खुश। अच्छा। तो वो चीज थी ना उनके माइंड में कि मैंने जो उनको बोल के आया था कि मुझे करना है। हाँ। प्रॉब्लम हुई दिल्ली आती कि मुझे कभी कभार 2 हफ्ते में फैमिली की याद आई तो मैं घर को भाग गया, 1-2 दिन रह के आया, फिर वापस आया, फिर 1 महीने रुका, फिर चला गया। अप डाउन तो होते रहे, धीरे धीरे मेरे को हैबिट बन गई रहने की वहां पे, चीजों में ढलने की। और फिर बस यही सोच के आया था कि फैमिली के लिए कुछ करना है। अच्छा। और अपने को जो खुशी मिलती है स्पोर्ट्स से अच्छा लगता है, तो स्पोर्ट्स से अपना करियर बनाना। तो क्या कभी फैमिली ने आपके लिए ऐसा कुछ किया कि जब आप जीत कर आए, आपने तो इतना सब अपनी फैमिली को दिया जो शायद एक परिवार अपने बच्चों से चाहता भी है, लेकिन जब आप जीत के आए, क्या कभी कुछ ऐसा हुआ कि आप देखकर इमोशनल हो गए? मैं पेरिस में था जब मैंने मेडल जीत लिया था। उसके बाद इंटरव्यू न्यूज चैनल वाले मेरे घर पे गए हुए थे, तो मैं ज्यादातर इंटरव्यू देख रहा था तो मम्मी पापा का ही देख रहा था कि उनकी चेहरे पे कितनी खुशी होगी। हाँ। जो माइंड में चीजें चल रही थी कि उनका फेस देखना है कि वो कितने खुश हैं। तो पापा इमोशनल थे, वो बता नहीं पा रहे थे, सही से बात नहीं कर पा रहे थे, सब में मिठाइयां बट रही, तो वो चीजें देख के मुझे ज्यादा खुशी हुई। हाँ, मेडल से ज्यादा सुकून वहां से मिला। वहां से मिला कि वो यार किया है मैंने कुछ फैमिली के लिए। पापा भी अपना खुश होके बोल रहे थे कि इंजरी थी लेकिन कर गया मेरा बेटा मतलब उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो देख के मेरे को सुकून मिला। अच्छा, तो पापा ने आपको क्या कहा जब आप आए वहां से, आपकी बात हुई, जैसा आपने बताया कि कोच ने आपके पेरेंट्स से बात कराई थी, तो उस टाइम पापा ने क्या कहा? वो तो मतलब ज्यादा बात ही नहीं कर पा रहे थे, वो खुद बिजी थे। हाँ। चीजों को कैसे करना है, पार्टी देनी है, नए लोगों से मिलना है, कैसे करना है, वैसे भी बहुत लोग आ जाते हैं। अभी आएगा प्रवीण तो कितनी सारी भीड़ होगी, इसको कैसे ठीक करना है, कैसे संभालना है, उन चीजों में बिजी थे, ज्यादा बात नहीं हो पाई। बट थोड़ी देर बात हुई, बस हंस के बोले सब ठीक है, तू अपना मौज मस्ती कर। गांव के लोग वैसे भी ऐसे ही हाँ, रिएक्शन रहता है उनका, सिंपल सा एकदम, ज्यादा वैसा नहीं होता है। वो पापा मेरे सामने कभी ज्यादा इमोशनल भी नहीं होता है, अपने आप को कंट्रोल में ही रखता है, ठीक है। हाँ, अब जैसे मैं न्यूज एंकर हूँ, तो मेरे पेरेंट्स को, मुझे नहीं लगता उनको कुछ है भी नहीं ऐसा कि उन्हें देख रहे हैं, कभी किसी का इंटरव्यू ले लिया तो उनके लिए बहुत नॉर्मल हो गई। तो क्या आपके लिए ऐसा हुआ कि कभी आपका बहुत इंपॉर्टेंट गेम चल रहा हो, या कभी भी ऐसा हुआ कि आपके लिए परिवार सोया ही नहीं रात को? मेरी अभी पेरिस पैरालंपिक से पहले हाँ, मेरी मम्मी ने 3 महीने का व्रत रखा था। अच्छा। वो भी बस पानी पे, कुछ ओके। और वो भी बस इसीलिए कि जो मेरा बेटा चाहता है वो मनोकामना पूरी हो जाए। अब उसके लिए वो चीज लगी हुई थी, लेकिन मुझे बाद में पता चला था। बट असर तो पड़ता है इन सब चीजों। हाँ, ये तो फैमिली का सपोर्ट जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी। अगर आपको या बिजनेस करना है या कोई भी लाइन करनी है, आपको डॉक्टरी भी करनी है, स्पोर्ट्स करना है, तो फैमिली को खुश करके ही जाना। घर से बाहर जा रहे हो तो फैमिली के कहने पर ही जाना, उनको मना के ही जाना, क्योंकि वो दुआएं करते हैं, उनकी दुआएं सबसे पहले लगती हैं आपको। बाकी की दुआएं तो वो तो लगेंगी, वो तो मतलब पब्लिक सपोर्ट करेगी, आपको प्यार करेगी, आपका नेचर देख के। हाँ। आपका हेल्पिंग नेचर कैसा है, आप लोगों से कैसे मिलते हो, वो चीजें तो हैं, बट फैमिली का सपोर्ट भी सबसे ज्यादा जरूरी है।
हाँ ये तो है। अच्छा एक बात बताइए, अभी लाइक कभी जैसे अकेले आप रहे तो क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को मिस किया हो बहुत ज्यादा, या फिर अपने परिवार को ही मिस किया हो, मन किया हो कि उनसे बात हो जाए? अभी कभी ऐसा हुआ कि आप बहुत वो बिजी हो? मेरा गेम्स की बात होता है, जब अच्छा। मैं मेडल जीत लूं हाँ। तो फिर मन करता अपना इंडिया चलो यार, सबसे मिले, क्योंकि वो मेरे को रहता है खुशी देखनी यार उनके चेहरे पे। हाँ। बस वो सुकून के लिए मैं जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करता हूँ। अच्छा। अच्छा एक बात बताइए, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं, आपका ग्रुप है, जैसे आपके अंकुर भैया हैं, तो उनसे बातचीत आपकी होती रहती होगी गेम्स को लेके। पहले के अकॉर्डिंग और अभी अगर हम देखें गेम्स वाली सिचुएशन, लाइक इंटरनेशनल गेम्स हैं जो हमारे प्लेयर्स हैं, या हम इंडिया की बात करें, चेंजेस फील होते हैं आज के टाइम और पहले के टाइम के अकॉर्डिंग? 2018 में जब से मैंने स्टार्ट किया था, धीरे धीरे वो तो चेंज तो होना, चीजों को चेंज करना भी जरूरी है। हाँ। हमने अपनी टेक्निक्स को चेंज किया, फैसिलिटी चेंज होती चली गई, हाँ। वो डेवलप होती चली गई। पहले कोच साहब सपोर्ट करते थे, फिर अपने को स्पॉन्सर मिल गया, स्पॉन्सर सपोर्ट करने लगा। अच्छा। फिर हमें स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से सपोर्ट मिलने लगा, उनकी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम है, टॉप्स, हाँ, उसमें आया, वहां से सब गवर्नमेंट सपोर्ट मिला। जब मेडल आने लगा, परफॉर्मेंस आने लगी, पीक लेवल आने लगा, तो धीरे धीरे और चीजों का भी सपोर्ट मिलने लगा। तो वो धीरे धीरे चीजें बढ़ती गई, वो चेंज होती गई, इम्प्रूव ही हुई अभी तो। हाँ। कम नहीं हुई, मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया कि कम हो गई है, वो इम्प्रूव होती जा रही है। लाइक मैं अभी भी ये सोचता हूँ कि 2021 वाली लाइफ अच्छी थी, क्योंकि मैं अपने आप को ऐसा लगा मैं बिगड़ ना जाऊँ इन सब चीजों को ज्यादा लेके। तो अभी कैसे बैलेंस कर रहे हो? अब तो सब कुछ सेट हो गया है। मैं ज्यादातर अपने आप को नॉर्मली रखता हूँ। अच्छा। मैं फोर्स नहीं करता, ना मैं जिद करता हूँ चीजों को लेने के लिए, या ये मुझे स्पोर्ट्स में ये चीजें चाहिए तब मैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाऊंगा, नहीं, एक्सक्यूज नहीं है मेरे पास कोई। मिले फैसिलिटीज तो ठीक है, क्योंकि मेरे कोच ने और मेरे साथ अंकुर भैया ने बस मुझे यही सिखाया है कि चीजें मिले तो ठीक, ना मिले तो खुद ही करो। कभी ऐसा हुआ कि कोच से बहुत सारी गाली खाई आपने? बहुत बार। अच्छा। ओके। इस बार भी हुआ क्या ऐसे? अभी अब तो पिछली बार तो मतलब, अच्छा एक बात बताइए, वो वाला अपने वाली कुछ मतलब ऐसे कभी आया माइंड में कि सर गाली दे रहे हैं और आप तो सिल्वर मेडल जीत आए? कभी ऐसे हुआ कि एक मेडल तो जीत के दे ही दिया है ना? वो गाली वैसे नहीं देते कि अच्छा, ऐसे नहीं। अच्छा। तो उनका रहता है हाँ, कि वो डांटिंग है, गंदा वाला डांटिंग, बहुत ही गंदा सुनाए। हाँ, वो चीजों को जहां तक निचोड़ना होगा वहां तक निचोड़ देंगे, जिससे अच्छा, वो बंदा चेंज होके अपनी लाइन पे दोबारा आ जाए। तो क्या मतलब डिमोटिवेटेड फील नहीं हुआ फिर उस टाइम पे? लाइक बहुत डांट पड़ जाती है कई बार, तो बंदा परेशान हो जाता है। बुरा लगता है बीच बीच में, बट मैं ये सोच के मैं खुश हो जाता हूँ कि यार वो बंदा अपने बारे में सोच रहा है। हाँ, कि आप किसी बंदे के बारे में सोच के परेशान हो कि उसका फ्यूचर ये नहीं बन रहा है, वो क्यों नहीं कर रहा है, ये नहीं होगा उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, तो आप उसकी डांट का भी बुरा नहीं मानोगे। हाँ, ये लाइक अ फैमिली। हाँ, तो फिर शुरुआत बात करने की कौन करता था? आपकी वो खुद ही आके बात कर लेते थे? गेम ठीक है चले गए, हाँ, वो मेरे से गुस्सा भी रहे तो वो ही खुद बात, मैं भी कभी कभी गुस्सा हो जाता, लेकिन हम दोनों में ऐसा नहीं रहा कि पहल कौन करेगा। अच्छा। मुझे देखे तो मैंने बात कर ली, मैं उन्हें देखा तो उन्होंने मेरे से बात कर ली। ओके। ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच की आज लड़ाई होगी है या फिर मैंने इसको डांट दिया है ज्यादा, हाँ, तो इसने सुना नहीं है तो मैं इससे बात नहीं करूंगा, ऐसा कुछ नहीं था हमारे बीच। अच्छा। डांट दिया है, फिर समझा भी दिया है, आज अच्छा, शाम को डांट दिया तो कल सुबह को प्यार से वर्कआउट भी कराया। अच्छा, आपने कभी ऐसा कुछ किया उन्हें मेडल्स देने के अलावा कि उनको कुछ स्पेशल लगाओ कि मैंने अगर प्रवीण के लिए इतना किया है तो प्रवीण ने मेरे लिए ये किया? आपने क्या किया उनके लिए? मैंने हमेशा उनकी चीजों को आगे रखने की कोशिश किया। लाइक उन्होंने मुझे बोला कि ये चीज छोड़ दे, तो कोशिश की छोड़ दे। अच्छा। उन्हें चीजों से मैंने जैसे टोक्यो में जब जीता था अपना सिल्वर, तो मैंने अंकुर भैया ने और हमारी फैमिली ने डिसाइड किया था कि हम एक पार्टी रखते हैं और उनको 50 लाख रुपए देंगे, चेक देंगे 50 लाख। हाँ। उन्होंने नहीं बताया था हमें। अच्छा। हमने उनको बताया नहीं क्या चल रहा है, वो लोग पार्टी रख रहे हैं सर आपके लिए बस, ठीक है। अच्छा। अब बुला लो सबको, बुला लो जिनको इनवाइट करने सबको बुला लो। बोले ठीक है। वो चीजें हमने ही तैयार की। सर को जब हमने पकड़ाया तो वो भी शॉक्ड हो गए, क्या दे रहे हो, क्या कर रहे हो। मेरे को कान पे बोलते हैं आके, पागल है तू, इतना क्यों दे रहा है। हाँ। सर ये मेरी खुशी है। तो उनके लिए वो मूवमेंट था कि मैंने खुश होके दिया, किसी बच्चे ने मुझे खुश होके दी, एक फैमिली ने मुझे खुश होके एक प्यार के रूप में वो चीज दी, तो वो उनके लिए मूवमेंट था। जैसे अभी पेरिस के बाद
मैंने दोबारा प्रोग्राम रखा, उनको एक MG हेक्टेयर दी और 25 लाख रुपए दिए, वो भी अपनी खुशी से, मेरी फैमिली की खुशी से। ऐसा नहीं था कि होता है जैसे कि लोग सोचने लगे कि कोच ने बोला होगा, कोच ने फोर्स किया होगा, वैसा कुछ नहीं था। आज तक मेरे कोच ने कभी मेरे से कोई चीज नहीं मांगी, हमेशा दिया ही दिया। बिल्कुल, देखिए होना भी यही चाहिए कि अगर वो आपके लिए निस्वार्थ कुछ कर रहे हैं तो शायद उनको कहने की जरूरत ना पड़े कभी लाइफ में, हमेशा होना भी चाहिए उनके लिए। मेरा ऐसा रहता है उनको कोई जरूरत पड़े तो वो मेरे से बात नहीं करते सीधा कि मुझे इस चीज की जरूरत है। अंकुर वैसे बात कर लेते हैं, तो अंकुर मुझे बता दें तो मैं वो चीज उनकी थोड़ी सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा, तो कभी फैमिली के साथ ऐसे हुआ कि कभी पापा की किसी बात का बुरा लग गया तो आपने बात ही नहीं की उनसे बहुत टाइम तक? नहीं। अच्छा, ऐसा फैमिली के साथ भी कभी? मेरी फैमिली मुझे बहुत बुरा बोल देती है कभी कभी बीच में, बट मैं उनका बुरा नहीं मानता। अच्छा। यार अपने गुरु अपनी फैमिली का ही बुरा मानने लगे तो फिर तो यार छोड़ दो, लाइफ बर्बाद है। कभी लाइफ में ये जो आपका स्पोर्ट्स वाला रहा, जब आप 9th क्लास में थे आई थिंक, तो इससे पहले या इसके बाद में कभी ऐसा हुआ कि किसी की भी बात का आपको बहुत बुरा लगा हो या आपको दुख पहुंचा हो पर्सनली, उस चीज से बहुत पीड़ा हुई हो? कोई ऐसा मोमेंट कभी रहा आपकी लाइफ का? ऐसे मोमेंट रहे हैं कुछ जिसमें मेरी डिसेबिलिटी को लेकर सवाल हुए थे। अच्छा। उस चीज का ज्यादा बुरा लगा था, हर्ट फील हुआ था कि मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं बेचारा क्यों हूँ। अब हम शॉप्स में जाते हैं तो मैं अपना नाम ना बता करके, मैं अपनी नेम टैग ना बताए कि मैं ये हूँ, मेरा ये है बायोडाटा, मैं ये करता हूँ, ये अचीवमेंट्स है, उनको ना बता के मैं एक शॉपिंग करने के लिए जाऊँ एक नॉर्मल लोअर टी-शर्ट पहन के, तो एम्प्लॉय भी मेरे को वो रेस्पेक्ट नहीं देगा डिसेबल पर्सन को। तो अभी भी क्या ऐसा फील होता है आपको? ये चीज़ें होती रहती हैं, अभी भी मेंटलिटी लोगों की चेंज नहीं हुई है इन सब चीज़ों। मैंने अभी कुछ दिन पहले मैंने अपने आप ही सोचा था कि मैंने अंकुर भैया को मेट्रो स्टेशन छोड़ने गया था, इवनिंग का टाइम था 6:30, तो मेट्रो में छोड़ना था, उनको अकेले जाना था कश्मीरी गेट दिल्ली से, साउथ एक्सपार्ट 1 से। तो वहाँ पे मैंने जाके 10 लोगों से बोला भैया तुम इनको अंदर छोड़ देना, ये अपने आप चले जाएंगे। मैंने किसी को ये नहीं बताया कि अंकुर भैया कौन है, मैं कौन हूँ, हम क्या करते हैं, कि हमारा बैकग्राउंड क्या है। मैंने उसका कोई फायदा नहीं उठाया। मैं देख रहा था कि मैं अभी भी चीजें ठीक हुई हैं, डिसेबल के पर्सन जो नॉर्मली डिसेबल पर्सन अपनी जिंदगी जी रहा है वो कैसे आगे बढ़ रहा है, उसे प्रॉब्लम्स हो रही है नहीं हो रही है, वो चीज मैंने देखी। तो 10-15 लोगों में से किसी ने भी ये नहीं बोला कि ठीक है मैं छोड़ दूं। उनके पास 10 एक्सक्यूज थे कि मैं यहाँ पे अर्जेंट वर्क के लिए जा रहा हूँ, नहीं मैं लेट हो रहा हूँ, नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी फैमिली साथ है, ऐसे चीजें थी। मेरे को एक सिंगल पर्सन मुझे ऐसा नहीं मिला जो ये बोले कि ठीक है मैं भैया छोड़ दूंगा। और 30 से 40 मीटर का रास्ता था बस। लोगों के पास डिसेबल पर्सन के लिए 10 सेकंड का टाइम नहीं। तो मुझे वो चीज अभी चेंज दिखा नहीं कि नॉर्मल डिसेबल पर्सन जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, अपनी लाइफ को ठीक करने की कोशिश कर रहा है, उसको वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है लोगों को। बिल्कुल, आज भी भले ही हम एजुकेशन के लेवल पर कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन आज भी बहुत सारे लोगों की मेंटेलिटी वैसी ही बनी हुई है। लोग अपने आप में बहुत ज्यादा बिजी हैं। हाँ, और इसीलिए मुझे लगता है कि इंसानियत को भी भूल जाती है आजकल की जो जनरेशन है ना। बहुत सारे आज भी, मतलब जितना ज्यादा मुझे लगता है कि हम हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ जाएं, हम अपने पूरे आसपास का जो बैकग्राउंड है या फिर जो एनवायरनमेंट है उसको कितना भी चेंज कर लें, आज भी बहुत लोग ऐसे हैं। अब हम कुछ और क्वेश्चन मैं आपसे लूंगी। अभी जैसे पैरालंपिक, ओलंपिक या और गेम्स, अगर हम गवर्नमेंट के स्तर पर इस चीज को समझने की कोशिश करें तो इस वाले स्पोर्ट्स के डिपार्टमेंट के लिए आपको लगता है कि चीजें बेस्ट हो रही हैं या अभी आपको लगता है कि जरूरत है और चेंजेस की? मेरे हिसाब से बेस्ट तो अभी नहीं बोल सकते, इम्प्रूव हो रही है। अच्छा, पहले के अकॉर्डिंग फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट हो रहा है धीरे धीरे। आप नॉर्मल एबल बॉडीज का ओलंपिक क्वालिफिकेशन देखो उस बंदे की, तो वो सारी चीजें देखो, उसके आसपास की चीजें ऑब्जर्व भी करोगे और डिसेबल पर्सन की चीजें ऑब्जर्व करोगे तो आपको फर्क देखने को मिलेगा। लेकिन चाहे वो नेम हो, फेम हो, चाहे उसको जाना हो कहीं या उसको एक बात आगे रखनी हो, तो एक ओलंपिक एथलीट की बात सबसे पहले आगे रहेगी डिसेबल पर्सन के मुकाबले।
अभी भी है थोड़ी चीजें अभी ना? भी ये चीजें हैं, बट इम्प्रूव हो रहा है, धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं। ऐसे नहीं बोल सकते कि बेस्ट हो गई हैं। अभी पैरा के लिए कुछ बेस्ट नहीं है मेरे हिसाब से तो। जरूरत है अभी और भी अभी भी हाँ जरूरत है, चीजों को और इम्प्रूव करो, बढ़ाओ। अभी मोदी जी से जब आपकी मुलाकात हुई, उन्होंने शायद आप सबसे सजेशंस भी मांगे थे, तो बातचीत हुई होगी, तो आपने उन्हें कुछ सजेस्ट किया इसके रिगार्डिंग? वहाँ पे सजेशंस का तो सर ने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट ये था कि उन्होंने लोगों की जर्नी के बारे में जाना था। अच्छा, उनके अनुभव किस तरह के रहे हैं, कि उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया, क्या सेक्रीफाइस किया। कुछ मोमेंट उनके ऐसे भी थे जिसमें वो टूटे, फिर वो कैसे उठे, वो चीज क्या थी जिनसे उन्हें मोटिवेशन मिला, ऐसी चीजें पूछी उन्होंने। अच्छा, आपकी स्टोरीज स्टोरीज पूछी बस कि वो बस सीख रहे थे कि एक डिसेबल पर्सन क्या क्या महसूस करता है, कैसे फाइट करता है, कैसे उठता है, चीजों को कैसे संभालता है, फिर कैसे आगे बढ़ता है। वो चीजें अपना डिस्कशन में चल रही थी। उसी में अपना 2:30 और 3 आवर्स चला गया। अच्छा, ओके। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कैसा फील हुआ जब आपने एक तरफ देखा ओलंपिक और दूसरी तरफ हमने देखा पैरालंपिक? भर भर के गोल्ड आए हैं पैरालंपिक से। इन्वेस्ट तो ज्यादा उधर हुआ है, लेकिन वो जो रिवर्ट आया वो ज्यादा पैरालंपिक से आया है मुझे लगता है। मैं आपको इसके बारे में एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हाँ, कि 10 लोगों का एक बच्चों का ग्रुप ले लो। हाँ, आप और उनमें से एक बच्चे को आप अलग रख दो। हाँ, ठीक है, और 9 बच्चों को सारी फैसिलिटीज दो, उस एक बच्चे को भी सारी फैसिलिटीज दो, लेकिन उसे चीजों से अलग रखो। तो मुझे लगता है वो एक पर्सन जो एक बच्चा रखा है ना, वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि उसके पास खेलने के लिए टाइम नहीं है। हाँ, और चीजों के लिए टाइम नहीं है, बकवास के लिए टाइम नहीं है, उसके पास अपना टाइम है, वो यूज करेगा पढ़ाई पे बस। जैसे पहले होता था कि पेरेंट्स अभी भी एग्जाम्पल देते हैं कि आपको हम घर में पूरी तरफ रोशनी करके बैठा दें, अगर आपको पढ़ना है तो आप एक कैंडल में भी पढ़ लेते हो। वैसे वाला ना, वो ज्यादा फैसिलिटीज मेरे मायने में मैं अपना देखूं तो, अगर मैं ज्यादा फैसिलिटीज या फिर ज्यादा मैं इनका यूज करूं, मेरे माइंड में यही घूमता रहे कि इतनी चीजें मुझे मिलेंगी तो ही स्पोर्ट्स होगा, तो ही इम्प्रूवमेंट होगी, तो वो गलत है मेरे माइंड में। अच्छा, आप एक बात बताइए, एज अ प्लेयर डाइट का भी बहुत ख्याल रखना पड़ता होगा। हाँ, कैसे मेंटेन करते हो? हाई जंप इवेंट में डाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। अच्छा, हमारा वेट 100 ग्राम भी बढ़ा तो हमारी परफॉर्मेंस 2-3 सेंटीमीटर कम हो जाएगी। मतलब इतना कम होगी। हाँ, ओके, 100 ग्राम वेट बढ़ने पे। अच्छा, मैंने अभी कॉम्पिटिशन जो खेला था वो वेट था मेरा 55 kg और अभी हो रहा है 61। 6 किलो वेट बढ़ गया। अब मेरे को अभी बोले कि 2-8 लगा दे, तो मैं वो अभी नहीं कर सकता। कुछ टाइम बाद में अपने वेट को थोड़ा सेट करके अपनी बॉडी की पावर वही रहे, लेकिन वेट बढ़े नहीं, मतलब पावर बढ़ती रही धीरे धीरे, वेट वहीं रहे। अच्छा, उसके लिए हमें डाइट की जरूरत पड़ती है, अपना डाइट शेड्यूल अच्छा होना चाहिए। मतलब एक तो आपको वहाँ गेम में भी मेहनत करनी है, दूसरा आपको अपने ऊपर अपनी फिटनेस को लेके भी, अपने वेट को लेके भी मेहनत करनी है। हाँ। तो ऐसा नहीं होता मतलब उस टाइम लाइक कुछ मन कर जाए खाने का, तो कैसे कंट्रोल करते हो फिर? मन तो बहुत करता है, उसको कंट्रोल करने के लिए क्या, बस जैसे ही मन किया तो सर पे अंकुर भैया बैठे रहते हैं, खुद सब बैठे रहते हैं, आज कुछ खा लूं, खाने को डांट मिल जाती है, चुप हो जाता है। तो चीट डाइट वाला कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं। अच्छा, तो अभी तो जैसे अब तो गेम्स है ही नहीं, तो मैं अब तो नॉर्मली आप कुछ भी खा सकते हो। चल रहा हूं मैं। अच्छा, आप चीट डाइट है। हाँ, पूरा चीट डाइट चल रहा है। ओके, तो मतलब ये वाला पूरा फॉर्मूला रहता है कि आपको वेट लॉस पे, मतलब फिटनेस पे आपको बेसिकली ध्यान देना है, और आपको साथ साथ वहाँ पे भी। वही सैक्रिफाइस है हमारा। सबसे बड़ा सैक्रिफाइस मुझे लगता है लाइफ पे कि अगर आपको ट्रैवल करना है, मतलब मुझे लगता है ट्रैवल अगर आप कर रहे हो तो उस टाइम तो और मन करता है कि कुछ ना कुछ अच्छा खाने के लिए चाहिए, तो उसमें भी हम हेल्दी फूड ही खाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे आप अभी आउट ऑफ कंट्रीज जाते रहते हैं लाइक गेम्स के लिए, तो मतलब वहां पे कभी ऐसा फील होता है उन प्लेयर्स को देख के कि लाइक हमारे यहाँ पर भी ऐसी चीजें होनी चाहिए, या मतलब फैसिलिटीज की बात हो, या फिर आपकी खाने को देख के तो मेरे को हमेशा महसूस होता है कि हमारा इंडिया का खाना यहाँ क्यों नहीं है। अच्छा, नहीं वो तो सही है। नहीं, अगर अदर फैसिलिटीज की बात की जाए, जैसे प्लेयर्स को प्रोवाइड कराई जाती है, बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। हाँ, फिर हमें भी कभी कभी फील आती है कि यार ये चीज तो हमारे साथ में होनी चाहिए।
हाँ कोई ओलंपिक लेवल का एथलीट दो दो तीन तीन फीचर्स के साथ चल रहे हैं, कोच अलग चल रहा है, डाइटिशियन अलग चल रहा है और उसकी चीजों को कोई पकड़ के ला रहा है, तो क्या ही बंदे का वो होगा। तो यहाँ आपके साथ डाइटिशियन नहीं होते इस टाइम पे? जैसे होते हैं, मतलब हाँ रखना चाहें तो एक टॉप्स लेवल का एथलीट या फिर ओलंपिक पैरालंपिक लेवल का एथलीट वो रख सकता है अपने साथ, अच्छा करना चाहे तो, पर मुझे वो ओके। चीजें पसंद नहीं आती। अच्छा, वो आप पर्सनल लेवल पे नहीं रखते मुझे उसको। ज्यादातर पसंद है कि मैं स्पोर्ट्स में जो भी काम करूं वो खुद ही करूं तो ठीक है। लेकिन नहीं लगता ये कल्चर बहुत ज्यादा टफ है? मतलब अभी फुगाट वाला अगर मैं मेडल लूं, 50 से 100 ग्राम का ही सिर्फ था हाँ कि वो गोल्ड नहीं लेकर आ पाई हैं। तो मतलब एक प्लेयर के लिए ये कितना इमोशनल सा मुझे लगता है रहता होगा ना। जी, अब विनेश फोगाट जी का देखें तो उनका 100 ग्राम 50 ग्राम की वजह हाँ से गोल्ड छूट गया। अब उसमें गलती तो किसी न किसी चीज की होगी। वेट क्यों बढ़ा, कैसे बढ़ा, कि वो वेट कैटेगरी में खेल रही हैं तो वो तो उनका जो चीजें होती है वो खुद ही संभालनी होती हैं धीरे धीरे। अच्छा वो उनके ऊपर भी लागू करता है, फिर जो अगर उनके डाइटिशियन के ऊपर भी लागू करता है कि उन्होंने डाइट का क्यों नहीं ध्यान रखा, वो वेट बढ़ा क्यों और इतने बड़े लेवल पे। तो आप लोग खाते क्या हो मतलब इस टाइम? जैसे अभी ये आपका पूरा प्रोसेस चल रहा है, लाइक आपके पास 3 मंथ्स हैं, पहले से ही टाइम तो पता ही होता है कि इस टाइम आपके गेम्स हैं, तो वहीं से आपकी जैसे ही डेट का पता चलता है डाइट आप मेंटेन करना शुरू कर देते हो आई थिंक, है ना? तो मतलब ये पूरा जो फेज रहता है, खाते क्या हो इस टाइम? क्या कोई डाइट चार्ट इसके लिए भी प्लान होता है कि आप नॉर्मल फूड जैसे खा रहे हो? अभी तो डाइट चार्ट की जरूरत नहीं पड़ती, माइंड पूरा सेट है। अच्छा, अब तो सेट हो गया। हाँ, मतलब पूरा वैसे set है। वैसे तो मतलब होता होगा ना कि लाइक स्टार्टिंग में इवन आपको प्रॉब्लम भी हुई होगी शायद से। हाँ, जैसे अभी मैंने एक बार क्या किया था, मैंने अपनी बॉडी का वेट ज्यादा गिरा दिया था, पसीना अच्छा। ज्यादा निकाल दिया, लेकिन डाइट का थोड़ी कम पड़ गई। उसकी वजह से बॉडी टाइट हो गई, फिर वर्कआउट सही से नहीं हुआ, फिर 1-2 दिन में बॉडी को रिकवर किया थोड़ा खाना खा के, फिर बॉडी को दोबारा धीरे धीरे वेट को तोड़ना स्टार्ट किया, क्योंकि उसको बैलेंस करना पड़ता है। एक तरफ डाइट, एक तरफ तुम्हारा वर्कआउट। डाइट भी उतनी स्ट्रांग होनी चाहिए और वो भी हेल्दी होनी चाहिए और उसमें फैटी चीज ना हो तो ठीक है। ओके। और फिर आपका वर्कआउट भी वही चल रहा है, उससे हार्ड चल रहा है। उसमें हम यूज करते थे सुबह को अपना अंडे हो गए, दलिया, उसके बीच में अपना 10-11 बजे अपना फल फ्रूट हो गया, पानी बीच में चलता रहता है। फिर 1-2 बजे अपने लंच में चावल दाल या फिर बस दाल। ओके। अपना दोपहर में फिर ड्राई फ्रूट्स वगैरह या मॉर्निंग में ही खा लिए ड्राई फ्रूट्स। फिर इवनिंग में जैसे वर्कआउट करके आई तो अपना पानी वानी पिया, फिर अपना 2 रोटी और पूरा सब्जी। अब सब्जी में कोई नॉन वेज भी हो सकता है और या वेज भी। अच्छा, प्रोटीन इंटेक का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है पूरा। हाँ, वो चीज़ चलती है। ओके। बाहर भी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो ज़्यादातर वहाँ पे नॉन वेज ही देखने को मिलता है। तो नॉन वेज तो आप खा ही लेते हो? हाँ, खाना पड़ता फिर मुझे नहीं लगता मतलब इतनी ज्यादा दिक्कत होती होगी। दिक्कत होती है क्योंकि वहाँ पे काओ बफेलो ये सारी चीज़ें मिलती हैं, तो फिर हम थोड़ा दाल वाल पे चले जाते हैं, अपना बॉयल पे चले जाते हैं, एग्स पे चले जाते हैं, थोड़ा फल फ्रूट ही खा लिया आज पूरे दिन, वैसा रहता है। फिर अपना कुछ ड्राई फ्रूट्स भी लेके जाते हैं जिससे रिकवरी दिन पे दिन होती रहे। अच्छा, छोटी बहन से आपकी कैसी बॉन्डिंग है? आपकी बातचीत तो होती रहती हो कि मतलब वही भाई बहन वाला कलेश होता है कि नॉर्मल? नहीं। अच्छा। वो मेरे से कभी मतलब लड़ती है कुछ चीजों पे, बट मैं उससे कभी नहीं लड़ा। अच्छा। उसको कुछ चीजें चाहिए तो हाँ। मेरी फैमिली उसको मना कर देगी, लेकिन उसको पता है कि मेरा बड़ा भाई मना नहीं करेगा। ओके। तो उसको जो भी चीज चाहिए तो मैं उसको टाइम से पहले दे देता हूँ। उसके लिए कभी मैं मना नहीं करता हूँ, चाहे अच्छा। वो 2 लाख रुपए की मांगे, 3 की, 4 की, मेरे लिए कोई वो मायने नहीं रखता है। मेरे लिए उसकी खुशी मायने रखती है। वो खुश है तो मैं खुश हूँ। वो कुछ चीजें फैमिली को नहीं बता सकती लेकिन मुझे बता देगी। ओके, अच्छी बॉन्डिंग है मतलब आप दोनों बहुत की। अच्छी है। अच्छा, तो आज हमारे इस पॉडकास्ट के जरिए आप अपने पापा के लिए कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने तो बहुत कुछ कर दिया आपके लिए, आपने भी किया बहुत कुछ है, लेकिन कई बार होता है ना बच्चे पेरेंट्स को कुछ कह नहीं पाते सामने से, अपने मन में रखते हैं दबाकर, कुछ ऐसा है? मेरा एक सपना है कि जब उनका एक हॉस्पिटल बनने का सपना है। अच्छा। दादा परदादाओं का मतलब वो पुराना है, तो वो चीज मैं कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हो जाएगी तो मैं पापा को गले लगा के बोल सकता हूँ। वो उस चीज के लिए मैं अभी से मेहनत कर रहा हूँ। 2-3 साल लगेंगे, आई नो 2 साल तो है, 2026 के लास्ट तक होगा, बट हो जाएगा। तो मैंने कभी अपने पापा को
गले लगा के ये नहीं बोला कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वो चीज़ें माइंड से मतलब निकल नहीं पाती हैं। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ जाके बोलूँ, बट उनका नेचर ऐसा है ना कि मतलब उन्हें ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की, अपना खुश हैं वो, मतलब ऐसा है। अब मैं कोशिश करूँ उनको बताने की तो बता नहीं पाता हूँ। अच्छा, कभी ट्राई किया ऐसा कि किया था, ओलंपिक के बाद भी किया था, बट हो नहीं पाया अंदर से। अच्छा, जब वापस आए तो तब तो कम से कम गले लगे कि तब भी ऐसे ही हो गया? नहीं, तब भी Normally. ऐसे ही हो गया। तब भी मैं गले लग के ये नहीं बोल पाया कि मैं पापा आपको बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, आप जो बोलोगे वो होगा आपका। मैं सपने में अपने पूछ लेता हूँ, उनसे सारी चीजें पूछ लेता हूँ, A to Z सारी बात कर लेता हूँ, लेकिन गले लगा के ये नहीं बोल सकता कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा, पापा से आपकी डेली बात होती है वैसे? हाँ, डेली बात होती है। ओके। तो ये चीज मैं करूंगा, बस उनका एक ये सपना पूरा हो जाए। अच्छा, ठीक है। तो देखिए, प्रवीण जी की लाइफ या फिर स्ट्रगल किस तरह का रहा, और जो मैंने शुरू में जिक्र किया था कि चुनौतियों से किस तरह से उभरा जा सकता है। कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती इस लाइफ में। ये प्रवीण जी का एग्जाम्पल सबके सामने है। आपका बहुत शुक्रिया प्रवीण जी, आप हमारे साथ यहाँ इस पॉडकास्ट में जुड़े। तो जाहिर तौर पर ये वो लोग हैं जो कहानी बनते हैं, और इसीलिए मैंने स्टार्टिंग भी की थी कि ये कहानी ही जज्बे जुनून की है, स्ट्रगल की है, और ये कहानी हर किसी को प्रेरित करेगी। आज भी कर रही है और हमेशा प्रेरित करती ही रहेगी। इसी तरह से बहुत सारे एथलीट्स हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो अपने ड्रीम को ऐसे ही पूरा कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, और उनको क्रॉस करना हर किसी के लिए बहुत इजी भी नहीं होता, लेकिन शायद वो इम्पॉसिबल भी नहीं होता। ये प्रवीण जी ये बताने के लिए काफ़ी है। इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले फिर किसी पॉडकास्ट में इसी तरह से आपसे मिलेंगे किसी और स्पेशल गेस्ट के साथ।